everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about some previous year questions paper of SCC, that is SCC 124. तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा SCC 124। ये है ACT पेपर की एकेडमिक कंटेंट टेस्ट SCC 124 का है। तो लास्ट 150 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जज of the Supreme Court of the India hold office until he attains the age of। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं इंडिया का, वो कितना साल तक उनकी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज योर 65 ईयर। ओके, तो देखो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली कितना जज है? प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में 29 जज है। ओके, 29 जज मीन्स 28 जजेस है और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, देन अगर आप देखोगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जज, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 हो सकता है, जिसमें से 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप तो पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनका मैक्सिमम एज 65 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम 65 ईयर एज तक वो रह सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के बारे में मैं बताता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंडिया में होता है, एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, बट हाई कोर्ट डिफरेंट स्टेट में हाई कोर्ट रहता है। तो हमारे इंडिया में जो हाई कोर्ट में जजेस रहते हैं उनका मैक्सिमम एज कितना हो सकता है? 62 ईयर। तो करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड। देखो नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसको रिप्लेस किया? ये रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। कब किया था? 2015 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। देखो प्लानिंग कमीशन काफ़ी टाइम में आप सुने होंगे, 5 ईयर प्लान सुने होंगे कि 1951 में ये वाला 5 ईयर प्लान था, फिर नेक्स्ट 5 साल में दूसरा कुछ टारगेट है, तो वो होता है प्लानिंग कमीशन। उसको 2015 से क्या हो गया? नीति आयोग रिप्लेस कर दिया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन रहते हैं, चेयरमैन, वो क्या कौन होते हैं? वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन आता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, देन योर आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का भी एक सीईओ रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी नीति आयोग की सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है। देखो यूपीएससी क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी। देखो ऑप्शन देखो, तो यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी क्या करता है? जैसे कि सब इंडिया का मेरिट सिस्टम को ये इवेलुएट करता है। कैसे? जैसे कि इंडिया में आईएएस आईपीएस ये सारे बड़े लेवल का एग्जाम होता है, इसको कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी का जो चेयरमैन रहते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, देन फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है? फाइनेंशियल कमीशन देखो इंडिया में फाइनेंस सिस्टम कैसे चलेगा, वो एक कमेटी बनाया जाता है कि पैसा को कैसे हम खर्चा करेंगे, वो होता है फाइनेंस कमीशन। ये हर 5 साल में बनता है। अभी जैसे कि प्रेजेंटली 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है इंडिया में। और 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब है? 2017 से लेकर 2022 तक है क्या? 15th फाइनेंस कमीशन। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज योर इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का होता है। तो जो भी इंडिया में एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब का इलेक्शन होता है, इसको कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि सरपंच पंचायत इलेक्शन हो रहा है या म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो रहा है, तो उसको कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इंडिया में प्रेजेंटली 3 इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर प्लस 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, क्लियर? इंडिया में प्रेजेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर है और 1
चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। इनको भी, इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की एज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 65 ईयर, अदरवाइज 6 ईयर सर्विस होना चाहिए मैक्सिमम, अदरवाइज 65 ईयर अगर हो गया तो उनको रिटायरमेंट लेने को पड़ेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या था? 149 का सी, प्लानिंग कमीशन। ओके, 148 नंबर, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। आपको देश के प्राइम मिनिस्टर होने के लिए कितना एज होना चाहिए? देखो, प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे और कौन बन सकता है? अगर एक कैंडिडेट्स एमएलए, ओके नॉट एमएलए, अगर एक कैंडिडेट एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट है, तो वो बन सकता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? एक आता है लोकसभा, ओके, बा लोअर हाउस, दूसरा आता है राज्यसभा बा अपर हाउस। लोअर हाउस को कैसे इलेक्टेड होते जाते हैं? आपका एरिया में जो एमपी आप डायरेक्ट इलेक्ट करते हो वो जाते हैं लोकसभा को। राज्यसभा को कैसे जाते हैं? स्टेट के हिसाब से कोटा रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो राज्य उसको इलेक्ट करके भेजता है, स्टेट उसको नॉमिनेट करके भेजता है। तो प्राइम मिनिस्टर एक लोकसभा का कैंडिडेट भी बन सकता है, अदरवाइज राज्यसभा का कैंडिडेट भी बन सकता है। लोकसभा का कैंडिडेट होने के लिए कितना एज आपको मिनिमम चाहिए? 25 ईयर। राज्यसभा का कैंडिडेट बनने के लिए आपको कितना एज चाहिए? 30 ईयर। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर एक कैंडिडेट का एज 25 है तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आया? 25 ईयर। तो ये भी पता चल गया कि राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आपको कितना एज चाहिए? राज्यसभा बा अपर हाउस 30 ईयर। लोकसभा के लिए कितना एज चाहिए? 25 ईयर। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कितना एज चाहिए? 35 ईयर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, सरपंच बनने के लिए आपको कितना एज चाहिए? 21 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में कि 21 ईयर चाहिए आपको सरपंच बनने के लिए। ओके, क्लियर, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा। ओके, लास्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा। देखो, साका एरा क्या होता है? हमारा जो कैलेंडर सिस्टम है ना, इसको साका एरा सिस्टम में ये बनाया गया है, ये कैलेंडर को। ओके, साका एरा में क्या आता है? चैत्र, माघ, पौष, फाल्गुन, ये सारा आता है। तो जो साका एरा का सबसे लास्ट मंथ होता है उसका नाम है फाल्गुना। ओके, फाल्गुना लास्ट मंथ है, तो करेक्ट आंसर इज डी। साका एरा का पहला मंथ क्या होता है? पहला मंथ होता है चैत्र। ओके, तो याद रखना, साका एरा का पहला मंथ है चैत्र और लास्ट मंथ है फाल्गुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड एथनिक सिग्निफाई? एथनिक वर्ड क्या दर्शाता है? ओके, तो करेक्ट आंसर इज द सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। देखो, एथनिक मीनिंग क्या है? एक एरिया है, मान लो एक इंडिया है। ओके, इंडिया में हम जो सोसाइटी को डिवाइड किए हैं वो सोसाइटी उनकी कल्चर के हिसाब से हम डिवाइड किए हैं। ओके, ये कल्चर के लोग, इनको हम नागा बोले, ये कल्चर के लोग, इनको हम बोडो बोले। ओके, तो जैसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप भी हमारा है, तो इसका मीनिंग है ए, कि एथनिक का मीनिंग क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। ओके, सोसाइटी को हमें डिवाइड करिबा कैसे? सबकी कल्चर देख के, जिन लोग का कल्चर इक्वल है उन्हीं के हिसाब से हम सबको अलग बनाएंगे। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, द proportion of literate population in the 7th year and above group comes under। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि जो भी प्रॉपर्शन है कितना 7 ईयर एंड अबव एज ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है? तो ये हम लिटरेसी रेट निकालने के लिए ये चीज़ को कंसिडर करते हैं। 7 साल के ऊपर जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, अगर 7 साल से ऊपर वो है तो हमको लिटरेसी रेट काउंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। अगर आप एक कैंडिडेट जो 7 साल से नीचे है तो
वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते लिटरेसी रेट के लिए। अगर एक 7 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो कि पढ़े लिखे हैं उसको हम काउंट करते हैं कि हमारा देश में लिटरेसी रेट कितना है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज योर सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। वेल, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द दोआब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब? देखो दोआब क्या होता है, मान लो ये एक रिवर है और ये एक रिवर है, दोनों रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है। ये क्या हो गया, एक ही रिवर से निकल के एक रिवर जा रहा है, अदरवाइज दोनों रिवर जाके एक जगह पर मिले। तो ये जो बीच वाला जो जगह है, ओके, ये जो बीच वाला जो जगह है इसको हम बोलते हैं दोआब रिवर, दोआब बोलते हैं। ओके, जैसे कि पंजाब, पंजाब 5 रिवर के अंडर में है। ओके, तो इसलिए पंजाब की जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा उर्वर है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए बहुत ज़्यादा फार्मिंग होता है पंजाब में। तो दोआब क्या हो गया, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। ओके, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स हम उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। और एक देखो, द लैंड बिटवीन 2 माउंटेन्स, 2 माउंटेन के बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है डून। ओके, क्या है, डून। 2 माउंटेन है, ओके, माउंटेन से अगर ये वाला एरिया ऐसे सपाट हो गया, प्लेन हो गया, ये एरिया को हम क्या बोलते हैं, डून। देहरादून, द ओके, देहरादून, देहरादून भी इसी डून रीजन में लोकेटेड है। तो क्लियर है, दोआब क्या है, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। सो करेक्ट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? ओके, भारत सरकार के द्वारा कौन से टैक्स नहीं लिया जाता है? तो वेल्थ टैक्स ये लिया जाता है, एक्साइज टैक्स ये भी लिया जाता है, इनकम टैक्स ये भी लिया जाता है, बट प्रोफेशन टैक्स ये नहीं लिया जाता है। मान लो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो उसमें से आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट कट होगा, वो होता है प्रोफेशन टैक्स। तो प्रोफेशन टैक्स कहा जाता है जिस स्टेट में वो ऑर्गेनाइजेशन है उसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशन टैक्स जाता है। और एक लैंड रेवेन्यू, ओके, लैंड का जो टैक्स होता है, जैसे कि गांव में जो बंदे हो गए वो लोग टैक्स देते हैं लैंड के लिए, तो वो लैंड टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट लेता है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं लेता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, प्रोफेशनल टैक्स ये स्टेट यूनियन गवर्नमेंट नहीं लेता है। 142 क्वेश्चन, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट? देखो सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट क्या होता है? देखो ये हो गया हमारा इंडिया, इसको हम बोलते हैं क्या, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका तीनों साइड वाटर है और एक साइड लैंड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ओके, तो ये जो एरिया आप देखोगे ये हो गया आपका गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, ये सारे हो गए। ये जो स्टेट हो गया ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे हो गया। तो ये रीजन को बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, ये रीजन को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो ये दोनों जहाँ पर जाके मिलते हैं वो जगह को बोलते हैं नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल। ओके, तो क्लियर, करेक्ट आंसर इज योर नीलगिरी हिल्स। ओके, नीलगिरी हिल्स इज द करेक्ट आंसर। एंड जो पेनिनसुलर इंडिया है इसका हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम है अन्नाईमुड़ी। ओके, अन्नाईमुड़ी। जैसे कि हिमालयन रीजन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे अगर वेस्टर्न घाट को मैं देखूंगा तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? वो है अन्नाईमुड़ी। ओके, अन्नाईमुड़ी है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। एंड नेक्स्ट कार्डमम हिल। कार्डमम हिल कहाँ पर मिलता है? कार्डमम हिल भी आपको केरला में मिलेगा। ओके, देन अन्नाईमलाई हिल्स। ओके, अन्नामलाई हिल्स, इसको एलिफेंट हिल्स भी बोला जाता है, ये भी आपको केरला एंड तमिलनाडु की बॉर्डर में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज योर नीलगिरी हिल, जो कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो करेक्ट आंसर इज योर एडम स्मिथ। ओके, 141 करेक्ट आंसर इज योर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए,
who is the father of the green revolution and who is known as the milkman of India? आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो who is the father of green revolution in India, who is the known as milkman of India. आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दे सकते हो. तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स की फादर है. अमर्त्य सेन ये इंडिया का फर्स्ट पर्सन है जो कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था जिनको. अमर्त्य सेन, इनको भी मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, अमर्त्य सेन को, जो कि एक इंडियन है और पहला इंडियन जो कि इकोनॉमिक्स में विन किए थे नोबेल प्राइज. देन कार्ल मार्क्स ये एक फिलोसोफर है. तो करेक्ट आंसर क्या है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? दैट इज एडम स्मिथ. वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर HDI. HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकस ऑन. ये किसके ऊपर फोकस करता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर द 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो ये आप बता सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जो पब्लिश करता है, इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क. ओके, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ओके, UN की ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, तो ये था आज की शॉर्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन के एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. मैं बहुत सारा वीडियो लाऊंगा, और अगर आप लोग बोलोगे मैं सब्जेक्टिव वाइज भी वीडियो ला सकता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. जय हिंद.